नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कठोर नोटिस और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से भारत की फाइनेंशियल लंका लग रही है या लोगों लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्री के फॉर्मूले को लेकर उस पर बहुत कठिन क्वेश्चंस किए हैं और केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया है। अभी डायरेक्शन ना कहें, केंद्र सरकार को बताया है कि आपको स्टेप क्यों नहीं लेते। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सम्मन किया था, उन्होंने इसके अलावा और जो स्टेक होल्डर्स हो सकते थे उनको लिया था। ये था पिटीशन अश्विनी उपाध्याय जी की। अश्विनी उपाध्याय जी याद है ना, केजरीवाल जी के संस्थापक सदस्य यानी कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अश्विनी उपाध्याय जी। उस समय तो फ्री के फार्मूले में मुझे लगता है कि जो जितनी जानकारी अश्विनी उपाध्याय जी को होगी उतनी पूरे देश में किसी को नहीं होगी, क्योंकि केजरीवाल जी जब फ्री का फार्मूला बना रहे होंगे तो फ्री का फार्मूला बनाते समय चूंकि ये संस्थापक सदस्य थे इसलिए ये संपूर्ण रूप से भागीदारी रहे होंगे। लेकिन बाद में केजरीवाल तो केजरीवाल निकले। बाद में केजरीवाल चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे वो यादव जी हो, चाहे बहुत सारे लोग जेल में हैं, बहुत सारे लोग रेल में हैं और बहुत सारे लोग पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिए गए। जिसकी जिसकी महत्वाकांक्षाएं केजरीवाल के सामने जागी या केजरीवाल के सामने महत्वाकांक्षा किसी ने दिखाई या केजरीवाल के फॉर्मूले को जिसने हकीकत में समझ लिया, वो कुमार विश्वास जैसे लोग भी पार्टी से बाहर दिखाई दिए। इसलिए अश्विनी उपाध्याय जी से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और जानता होगा। और फ्री के फॉर्मूले को लेकर अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल डाली और पीआईएल में कहा कि देश में 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी कि प्रति व्यक्ति मानकर चलें कि लगभग 50, 40, 45 हजार, 50 हजार रुपया प्रति व्यक्ति का कर्जा है देश के ऊपर। और उसके बावजूद ये जो चुनाव लड़ने के लिए लोग जा रहे हैं, इस चुनाव में वो फ्री के फॉर्मूले पर क्या न बोलें, यानी कि फ्री के फॉर्मूले को बोलते समय वो क्या न बांट दें, ऐसी घोषणाएं करते ही रहते हैं और फिर वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। और मालूम पड़ा कि वो राज्य में बैठकर, सरकार में बैठकर कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर उनको फ्री बांटते हैं। और फ्री बांटने का नतीजा श्रीलंका देख चुका है। श्रीलंका का हाल फ्री के चक्कर में क्या रहा, पाकिस्तान का हाल फ्री के चक्कर में क्या रहा। इसलिए भारत भी श्रीलंका की तरफ अपने ही स्टाइल में, उनका कहना था कि अपने ही स्टाइल में फ्री के फॉर्मूले की वजह से वो श्रीलंका की तरफ जा रहा है, ऐसा अश्विनी उपाध्याय जी की पिटीशन में कहा गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया था, उस समय केंद्र सरकार को नोटिस किया था। इलेक्शन कमीशन ने जब अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साहब ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारे डोमेन में नहीं आता, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का अपना एक दायरा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इन पर बात नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों से कहीं ना कहीं कुछ घबरा गया होगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी है और स्वायत्त बॉडी होने के नाते वो रूल्स फ्रेम करने का नियम रखते हैं। चुनाव में क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कितना नहीं बोलना, ये सब उनके पास विशेषाधिकार रहता है। अब इलेक्शन कमीशन अगर कोई रूल्स बना देता है, कोई फॉर्मूला बना देता है, पॉलिटिकल पार्टियों को अच्छा नहीं लगता, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी स्वीकृति अस्वीकृति बता देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्शन कमीशन ने कभी यह डिक्लेयर किया कि प्रत्येक कैंडिडेट की फाइनेंशियल वैल्यू, प्रत्येक कैंडिडेट का पारिवारिक परिदृश्य, प्रत्येक कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड, प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो हिसाब किताब है वो उसको सार्वजनिक करना होगा। लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें बुराई क्या है और इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को यह बाउंड कर देना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को विद एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट के साथ इन बातों के जवाब देने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहे, हालांकि इन मामलों में भी इलेक्शन कमीशन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शन थे, कुछ नाराजगियां थी, जिसमें कहा गया था क्रिमिनल्स लगातार फील्ड में उतर रहे हैं, क्रिमिनल्स के बारे में देश को जानना, देश को पता होना चाहिए। आर्टिकल 19(1) में जो हमारा कैंडिडेट बनकर आया है, जो चुनाव लड़ रहा है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसके विषय में देश को पता होना चाहिए। उन जजमेंटों को ही ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स बनाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। अब सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ उठाते हुए कह दिया कि भाई हमारे बस का नहीं है और ना ही हम इसको कर सकते हैं। अब बारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट
जो उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा साहब कि ये तो इलेक्शन कमीशन के डोमेन में आता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो इस पर बाउंड्री बना सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो लिमिट लगा सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो बता सकता है कि चुनाव से पहले क्या बोलना क्या नहीं बोलना और किस प्रकार के भाषण देने किस प्रकार के भाषण नहीं देने, ये चुनाव आयोग के डोमेन में आता है। अब दोनों ने ही चूंकि हाथ खड़े कर दिए, केंद्र ने भी और राज्य और इलेक्शन कमीशन ने भी, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कपिल सिब्बल दिखाई दे गए वहां कोर्ट में ही बैठे। कपिल सिब्बल जी को उन्होंने पूछा कि क्या आप इस पर मदद करेंगे, और आपसे मैं पूछता हूं कि आप इस पर कुछ सलाह दीजिए और ये बताइए कि ये फ्री का जो फार्मूला है जिसकी वजह से देश बर्बाद होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये देश में बहुत बड़ी समस्याएं आती जा रही हैं, जो देश के लिए इतना बड़ा हानिकारक है जितना बड़ा अभी तक कोई पॉलिसी नहीं हुई है, तो फिर ऐसे विषय पर क्यों फ्री के फार्मूले पर रोक लगाई नहीं जानी चाहिए। अब इतना हड़काने धमकाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना बोल रहे थे कि रमन्ना की बात मुझे लगता है कि सबके कानों में पड़ी होगी। फिर बात आई, इलेक्शन कमीशन ने फिर कह दिया, इलेक्शन कमीशन की तरफ फिर से देखा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई ये पॉलिसी वर्क है, पॉलिसी वर्क तो केंद्र सरकार बेटर पोजीशन पर होती है, केंद्र सरकार उस पर पॉलिसी बना दे, हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, हम तो इंप्लीमेंटेशन बॉडी। फिर वही बात आई और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने कह दिया कि साहब इलेक्शन कमीशन जैसा चाहे वैसा कर ले। सुप्रीम कोर्ट को ये सब बातें समझ में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय दिया, बोले 3 अगस्त तक का हम आपको समय देते हैं, कपिल सिब्बल जी से सलाह ले लीजिए, कपिल सिब्बल जी से डायरेक्टिव ले लीजिए। इसके अतिरिक्त क्यों नहीं फाइनेंस कमीशन के पास जाते और फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ले लेते, और फाइनेंस कमीशन जब फाइनेंशियल रिकमेंडेशन कर रहा होता है, हम सब आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 280 में ये व्यवस्था दे रखी है कि फाइनेंस कमीशन हमारे देश में है जो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जो टैक्सेस का कलेक्शन होता है, उस टैक्सेस के कलेक्शन में केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे को लेकर वो बताता है कि कितने % होना चाहिए, कितने % नहीं होना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार एक पहली ऐसी सरकार है जिसने राज्य के कोटे को इतना बढ़ा दिया कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। मुझे जहां तक याद है कि जिस समय मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय 31.5 या 32% राज्य का होता था, बाकी 68% या उससे कुछ कम ज्यादा केंद्र के पास, केंद्र के जो कलेक्शन होते थे, जो जीएसटी का कलेक्शन होता था, मतलब केंद्रीय सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का कलेक्शन होता था, उनमें उन राज्यों की भागीदारी ऐसे सुनिश्चित होती थी। लेकिन मोदी जी सत्ता में बैठे तो चूंकि वो राज्य से आए थे और एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत बड़े स्तर पर आती रही होंगी और उनके सामने एक समस्या आती रहेगी, क्योंकि केंद्र की, उनके समय पर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मतलब अंधा बाटे रेवड़ी अपने नपन को दे। एक तो सरकार अंधे होकर काम कर रही थी, दूसरा वो अपनों को रेवड़ी बांट रहे थे। लेकिन जो प्रोग्रेस करने वाले स्टेट थे, जो प्रोग्रेस कर सकते थे, जिनका जेन्युइन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिनका जेन्युइन क्लेम होना चाहिए, उनको ऐसे नहीं दिया जा रहा था। तो मोदी जी के समझ में यह आया हुआ, जब तक राज्य, उन्होंने कहा भी उस समय कि जब तक राज्य विकास नहीं करेंगे तब तक देश विकास नहीं कर सकता। राज्यों के विकास से देश का विकास है। यहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए राज्य अगर ये कह दें कि हम विकास नहीं करेंगे, राज्यों को पूरी अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य कैसे विकास करेंगे, और राज्य अगर विकास नहीं करेंगे तो फिर केंद्र या देश विकास कैसे करेगा। उनका आज भी फॉर्मूला यह है कि व्यक्ति के विकास करने पर देश का विकास होता है। यदि एक इंडिविजुअल विकास करता है तो वो पूरे देश का विकास माना जाता है। इसी प्रकार परिवार विकास, इसी प्रकार से गांव का विकास, इसी प्रकार से नगरों का विकास, शहरों का विकास, जिलों का विकास और राज्यों का विकास से केंद्र का विकास बनता है। यानी कि हर एक व्यक्ति अगर फ्री के फॉर्मूले पर टिका रहेगा और फ्री में पाकर वो सोता रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन उसमें होना ही चाहिए। उस कंट्रीब्यूशन में वो केंद्र को टैक्स देता है, नहीं देता है, राज्य को टैक्स के दायरे में आता है, नहीं आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो क्या सेल्फ डिपेंड हो जाता है, कुछ प्रोडक्शन में योगदान करता है, कुछ जीडीपी में योगदान करता है, भले ही टैक्स में योगदान उसकी लिमिट से ऊपर होने की वजह से वो ना कर पाता हो, लेकिन इंडिविजुअल विकास करेगा तो देश विकास करेगा। इसलिए मोदी जी जब सत्ता में बैठे केंद्र में, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 31-32% के शेयर से सीधा 45%, 45% सीधा राज्य को जाए। और मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1947 के बाद
किसी भी सरकार ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक साथ किया हो कि उसने अनाउंस कर दिया हो कि 13-14% हम बढ़ा देते हैं। हर एक सरकार क्या करती थी केंद्र की, जब भी रिकमेंडेशन आई तो आधा परसेंट बढ़ाया, तो 1% बढ़ाया, तो कभी 1.5% बढ़ाया हर फाइनेंस कमीशन में। लेकिन इस फाइनेंस कमीशन की एक माइनॉरिटी व्यू था कि इतना बढ़ाया जा सकता है। उस माइनॉरिटी व्यू को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम राज्यों को 45% डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। अब 45% के डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद अगर राज्य सरकारें अगर प्रोग्रेस ना कर पाए, और दिल्ली जैसी सरकार जिसको कुछ नहीं करना है, देश भर में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनके कार्यालय दिल्ली में हैं, उन कार्यालयों के दिल्ली में होने की वजह से, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में होने की वजह से, हेड ऑफिस दिल्ली में होने की वजह से वो वहां पर रिटर्न दाखिल करते हैं और टैक्स दिल्ली, टैक्स केंद्र को देते हैं, एड्रेस दिल्ली का जाता है। इसलिए पूरे देश में विकास होने के बावजूद, खासतौर से पूरे देश में प्रोडक्शन, मेरा कहना है, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, अगर मैं बात करूं पंजाब की, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो इन राज्यों में जो लगे हुए दिल्ली से राज्य हैं उनमें प्रोडक्शन यूनिट लगी हुई है, लेकिन वो टैक्स दिल्ली के एड्रेस से भरता है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है या उसका कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है। और दिल्ली में जब वो टैक्स जमा करता है तो उस टैक्स के कलेक्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश का टैक्स भी दिल्ली को देता है, हरियाणा वाला भी दिल्ली को देता है, उत्तराखंड वाला भी दिल्ली को देता है, जिसकी वजह से दिल्ली का टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ जाता है। और दिल्ली सरकार को कुछ विशेष नहीं करना, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 45% का कंट्रीब्यूशन चूंकि राज्यों को दे दिया है, इसलिए दिल्ली की तो बल्ले बल्ले हो गई। इससे पहले क्या होता था कि कंट्रीब्यूशन 30-32% दिया जाता था, तो केंद्र ये तय करता था कि कौन से राज्य लीस्ट डेवलप्ड हैं, किन राज्यों को हमको ज्यादा देना। अभी 45% सीधा कर दिया, यानी कि दिल्ली को तो मुफ्त में राशन मिल गया। अब दिल्ली उसको बांट रही है। दिल्ली में प्रोग्रेस करने के बजाय दिल्ली में रिंग रोड केंद्र सरकार बनवाती है, नई दिल्ली का विकास केंद्र सरकार करती है, और लगभग 50 से 60% कार्य केंद्र सरकार करती है, बाकी बचे हुए एमसीडी करती है। बीच का मैनेजमेंट, केवल बिजली पानी का काम राज्य सरकार का रहता है, और राज्य सरकार को ऑलरेडी 45% टैक्स का कंट्रीब्यूशन कलेक्शन मिलता है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी वो ले लेते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि दिल्ली को बहुत कुछ नहीं करना, केवल पैसे के मैनेजमेंट से अगर दिल्ली का विकास करे तो दिल्ली सुंदर हो सकती है। लेकिन दिल्ली की सरकार जो दिल्ली राज्य में बैठी है वो अगर फ्री में बांटती रहेगी तो विकास कैसे होगा। इसलिए, और फिर ऊपर से कर्जा और लेना। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में दिल्ली की सरकार लगातार चिल्ला रही थी, रो रही थी, गा रही थी कि मेरे पास 5,000 करोड़ भी नहीं है जिससे हम सैलरी दे सके, और केंद्र सरकार को वो कह रहे थे कि हमको और पैसा दो, कोरोना का टाइम है, जिससे हम फ्री के फार्मूले बांट सके। केंद्र की सरकार ने उस समय भी कहा था सब राज्यों का अपना अपना बजट है, सब राज्यों को अपना अपना करना पड़ेगा। पहले दिल्ली ने यह भी क्लेम किया था कि हम कोविड का जो टीका है उसका हमको दे दीजिए, हम बना लेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आप बना लीजिए। बाद में उन्होंने उल्टा मारना शुरू कर दिया। जब खर्चा सामने आया होगा और फ्री का फार्मूला रोकना पड़ेगा तो समझ में आया होगा कि ये तो केंद्र के ऊपर ही डाल दो। तो कहा कि केंद्र इतना भी नहीं कर सकता क्या फ्री का टीका लगा दे। केंद्र ने पहले ही कहा था कि हमने कभी मना नहीं किया। आपने कहा था कि हमको स्वतंत्रता दी जाए, हम अपने लोगों को टीका लगाएंगे। आप टीका नहीं लगा सकते, आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। बाद में रोग आकर उन्होंने बराबर कर लिया। यानी कि बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम बसें, डीटीसी की बसें बढ़ाएंगे, और आपको ये पता है कि डीटीसी की बसें धीरे धीरे करके ठेके पर जाती जा रही। डीटीसी बहुत बड़े कर्जे में जा चुका है फ्री के फार्मूले के चक्कर में। अब चूंकि पैसा नहीं है तो फिर डीटीसी को किराए पर उठा दिया, डीटीसी को धीरे धीरे करके उसके बहुत बड़े हिस्से को प्राइवेट करना शुरू कर दिया, और संभव है कुछ दिनों में डीटीसी को पूरा प्राइवेट कर दिया जाए। और प्राइवेट करने के बाद प्राइवेट कंपनियों का क्या हश्र होगा और दिल्ली की सरकार क्या करेगी कुछ पता नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार कर्जे में जाती जाएगी। इस प्रकार पूरे देश में राज्य सरकारें जहां जहां फ्री के फार्मूले के आधार पर चलती हैं वो कर्जा और कर्जे में चला जाता है। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं अपनी रिकमेंडेशन में जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंडीशन लगा दे कि आप फ्री का फार्मूला एक बजट के बाद ही ला सकते हैं। फ्री के फार्मूले की कोई घोषणा नहीं की जा सकती। फ्री का फार्मूला जब आप लाना चाहते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप अर्निंग कैसे बढ़ाएंगे, और जितना आप फ्री बांटेंगे क्या सरकार अपनी अर्निंग कर सकती है। केवल भाषण देने से कि हम ईमानदार सरकार हैं नहीं चलेगा। आपको बताना भी चाहिए चुनाव में कि दिल्ली सरकार का कितना कर्जा है और कितना फ्री बांटने के बाद कितना और हो जाएगा, कितना लोड पड़ेगा। तो आपको एक टेंटेटिव बजट चुनाव से पहले देना चाहिए, और वो टेंटेटिव बजट में आप ये बताएं कि आपके कमाई के साधन क्या
होंगे और कमाई कैसे होगी। तो जो एक्सेसिव भाषण घोषणाएं होती हैं कि हम ये वो सब कुछ दे देंगे, उन पर सब पर रोक लगेगा, नहीं तो भारत, ये अश्विनी उपाध्याय जी का कहना था, नहीं तो भारत लगातार जा रहा है अपने ही स्टाइल में श्रीलंका साइड में। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज लताड़ लगाई है वो काबिले तारीफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप स्टेप तो लीजिए, बाकी हम उसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि आप ये घोषणा करिए कि ये फ्री का फॉर्मूला सही है या गलत है, आपका स्टैंड तो पता लगे। आप ये कह दिया आपने कि इलेक्शन कमीशन से बात कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ये नहीं चलेगा, आप पहले स्टैंड लें। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि केंद्र सरकार पहले स्टेप ले और केंद्र सरकार अपना पॉलिसी वर्क है, पॉलिसी डिसाइड करे। इलेक्शन कमीशन की पॉलिसीज डिसाइड करे, चूंकि केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है, मतलब पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। इसलिए सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि हम 3 तारीख तक वेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस में क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी राय लीजिए, उनकी रिकमेंडेशंस लीजिए, कपिल सिब्बल की रिकमेंडेशंस लीजिए, और आप एक स्टैंड बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, कि फ्री का फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इस पर निर्णय लेना चाहेंगे, नहीं तो देश बर्बाद हो रहा है और ये फ्री के फॉर्मूले में कितना और बर्बादी की तरफ आप इसको लेकर जाएंगे। मुझे लगता है केंद्र की सरकार ने उस पर जवाब देना चाहिए और बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहिए कि फ्री का फॉर्मूला कोई बांट नहीं सकता, और जो जिसको फ्री का फॉर्मूला बांटना है वो फिर ये डिसाइड करे कि वो पैसा कहां से लाएगा, क्या पार्टी फंड से उसको खर्च करेगा या फिर वो कर्ज लेकर करेगा। और एक बजट से पहले राज्य सरकार जो बैठी होगी वो तो बजट देगी, और जो क्लेम करता है कि हम ऐसा करेंगे उसको भी बजट बताना चाहिए, पूरा डिटेल्ड बजट देना चाहिए कि हमारा बजट ये होगा, जब हम सत्ता में बैठेंगे तो हमारा ये बजट होगा और हम ये करेंगे। वो बजट सार्वजनिक होना चाहिए। दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, 4 पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही हैं, जो ऐसा बताती हैं, उनका बजट सार्वजनिक होना चाहिए। उस बजट के आधार पर उन पर बहस होनी चाहिए, पॉलिसी पर बहस होनी चाहिए, और उसके बाद ही इस पर निर्णय होना चाहिए कि वाकई में चुनाव आयोग किसके फॉर्मूले को स्वीकार करता है, किसकी घोषणाओं को स्वीकार करता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से डायरेक्शन दिया है, और अगर उस डायरेक्शन पर कुछ काम हो गया तो शायद हमारा देश बचाव की तरफ जाएगा, और देश की जो जीडीपी बढ़ने की उम्मीद या जीडीपी बढ़ रही थी, जीडीपी बढ़ने की संभावनाएं, आशंकाएं थी, वो सब उस तरफ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।